Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Asma Sajad again with your subject Financial Accounting 2. ओके जी, आज है हमारा 9th लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 और इसमें हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर फॉर दी जॉइंट स्टॉक कंपनी। पिछले 8 लेक्चर्स में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है जी। हमने बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं। हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अब प्रिपेयर करनी है इस लेक्चर में आके। नेक्स्ट लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम होगी जी और वो थोड़ा से डिफरेंस के साथ होगी। अब हमारे वाइंडिंग अप लेक्चर्स हैं ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी आपके लेक्चर 10 तक वाला जो टॉपिक है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही होगा। यानी उसके अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, उसमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उसमें आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनना है, वो सब कुछ, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। सो मेक श्योर कि आपने लेक्चर नंबर 10 तक जो इश्यूज होंगे वो मुझसे डिस्कस कर लेने हैं, यानी आगे फर्दर पढ़ने से पहले। ओके जी, हम कह रहे थे जी हमने पढ़नी है आज प्रिपेयर करने हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके जी, अब हमने जब प्रॉब्लम करनी है तो हमने क्या करना है जी, हमने सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखनी है, साथ ही साथ इसमें से अपने आज हम करेंगे जी प्रॉब्लम नंबर 10। यानी हमारे जितनी अब तक हमने प्रॉब्लम्स की हैं टोटल 9 की हैं, आज वाली हमारी प्रॉब्लम मिला के 10 हो गई है। ठीक है जी, हम इसके पर्टिकुलर्स देख लेते हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी आइटम्स गिवन है, इसमें एडजस्टमेंट कौन कौन सी है, एडजस्टमेंट्स के साथ हम स्टार्स लगाएंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे जी कौन सी आइटम किस मतलब अकाउंट में जाएगी। ठीक है जी, बिल्डिंग की कॉस्ट है जी 4 लाख, उसने कॉस्ट कही है 4 लाख और 3 लाख अब है, यानी इसमें से जो 1 लाख का डिफरेंस है वो क्या होगी आपकी डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग आपका एसेट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब मैं एसेट नहीं मेंशन करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगी। फर्नीचर है जी आपका एसेट, एसेट्स कहाँ जाएंगे जी, बैलेंस शीट में। अगेन मैंने क्या लिखा है जी, उसने लिखा हुआ है कॉस्ट 10,000 थी, अब 5,000 रह गई है, यानी जब खरीदी थी तब 10,000 की थी, अब 5,000 की रहेगी, मतलब जो डिफरेंस है 5,000 का वो आपकी डेप्रिसिएशन में जाएगा। मोटर व्हीकल है जी 1,30,000 की, अगेन दिस इज योर एसेट और ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जी वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट होती हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, 2,30,000 रुपए की है। ठीक है जी, तो ये भी आपकी बैलेंस शीट में किस साइड पे जाएगी, एसेट। ये भी आपका एसेट, वो भी आपका एसेट, ये भी आपका फर्नीचर भी एसेट। इन्वेंट्री या स्टॉक जो आपको यहाँ पे दे दिया है अगर उसने और साथ में लिख दिया है जी कि ये स्टॉक है, तो वो आपकी हम देख लेते हैं जी, ये ओपनिंग है। अगर एडजस्टमेंट्स में उसने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा तो ठीक है, अदरवाइज यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आई थिंक सो ये जो आपका स्टॉक है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है जी, 1 लाख, ठीक है जी 2 लाख का ये आपका। अगर यहाँ उसने स्टॉक मेंशन कर दिया है तो यहाँ पे हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक होगा और ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं जी, आपका एसेट होते हैं, ये भी कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। बैंक अकाउंट आपका फिर एसेट है जी, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। कैश आपका एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। डिस्काउंट ऑन शेयर्स जी, डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर, ये आपका लॉस होता है लेकिन अभी आपने दिया नहीं होगा, इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। हमेशा याद रखिएगा अगर आपने प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर हुआ है वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जाएगा और ये आपकी एक्सपेंसेस में या इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स में लिखेंगे। कंपनी इसको लॉस नहीं कंसिडर करती। डिस्काउंट ऑन शेयर्स को या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स को कंपनी क्या करती हैं जी, अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखती हैं एज अ डेफर्ड कॉस्ट। डेफर्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती हैं जी जो एकदम से पे नहीं करनी होती बल्कि आपने टाइम टू टाइम पे करनी होती हैं। उसके बाद है जी सैलरीज, सैलरीज कहाँ जाएंगी जी, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं जी, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हम करते ना करते हमारी चीज़ें बिक जानी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी डेबिट साइड पे जाएगा।
ऑडिटर फ़ी, ऑडिटर वो लोग होते हैं जी जो आपके अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं और बताते हैं जी कि चीज़ें ठीक थी या नहीं थी। कहता है जी ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे। फिर हैं जी रिपेयर्स, रिपेयर्स भी वो कहता है जी करवाते या ना करवाते आपकी इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, अगेन ऑन डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन डेटर्स, सॉरी डेटर्स नहीं है, डिबेंचर्स था, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 5,000 रुपये का, तो आपकी क्या है जी, ये लायबिलिटी है और साथ ही साथ कहाँ जाएगा आपके प्रॉफिट। पहले तो आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अभी पेएबल है, ये सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड है, तो ये आप फिर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सॉरी ये लायबिलिटी साइड पे ये वाला नहीं जाएगा, माय मिस्टेक, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है जी। यहाँ लिखते हैं एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग, उसने कहा जी आपने बिल्डिंग बनाने के लिए एडवांस दिया हुआ है। एडवांस जो दिया होगा जी अगेंस्ट बिल्डिंग वो आपका एसेट होगा, अभी आपने यानी आपके हाथ में है, आपने एक्सपेंस किया है बस, बट उस एक्सपेंस का अभी तक आपने कोई भी प्रॉफिट या कह लें अभी तक आपने कोई उससे फ़ायदा नहीं लिया, तो ये क्या है, ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। अभी आगे बताएगा जी किस एडवांस को उसने क्या किया है। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं जी अगेन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया आपका शेयर कैपिटल है जी। शेयर कैपिटल वो कहता है 5,000 शेयर्स हैं और 5% मॉर्गेज डिबेंचर्स हैं। कैपिटल आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में यानी आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे या कैपिटल पे साइड पे जाएगा। 5% मॉर्गेज डिबेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म लोन है, ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आपकी बैलेंस शीट में जाएंगे, किस साइड पे, लायबिलिटी साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये सारी किसकी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो यानी यहाँ आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये बैलेंस जाएगा, वो पहले लिखा हुआ है, यानी ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट उसने 33,000 का दिया हुआ है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 4,30,000 है जी। ये कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट है 4,30,000 का, ये वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है जी जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट इज 4,30,000। एक मिनट जी, ये वो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपने ट्रांसफ़र करना है टू दी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड, अब मुझे समझ लग गई है कि ये दो क्यों दिए हुए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ये देना था जी, ये पिछले साल का हमारा प्रॉफिट है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का आया है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है जी। डिविडेंड रिसीव्ड आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, वो कितनी आई जी 7,000, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपका कहाँ जाना है जी, हमने कहा था जी जितनी भी आपकी प्रोविजंस जाएंगी वो सारी की सारी कहाँ जानी है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है जी। जितनी भी प्रोविजंस होगी, अब मेक श्योर कि इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए जी, इस क्वेश्चन में आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये है जी, मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पे ये किस अकाउंट में जानी है। अब हम देख लेते हैं जी एडजस्टमेंट क्या क्या है और उन एडजस्टमेंट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होने हैं। पहले तो ये एक दफ़ा दोबारा देख लें कि ये कहाँ और कहाँ कहाँ जाने हैं जी, और ये आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है जी। अब आ जाए जी एडजस्टमेंट्स की तरफ। उसने कहा है जी प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट कौन कौन से हैं जी, आपके पास एक फिक्स एसेट है जी बिल्डिंग, एक है फर्नीचर और एक है मोटर व्हीकल। इन तीनों पे मैंने स्टार इसलिए लगाए हैं कि हमने इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फॉर दी करंट ईयर।
उसके बाद वो कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बिल्डिंग इज स्टिल इनकम्प्लीट, यानी ये जो आपने बिल्डिंग का एडवांस दिया हुआ है 50,000 का, ये अभी भी इनकम्प्लीट है और आपने इसके अगेंस्ट कोई भी एडवांस नहीं दिया। ठीक है जी, यानी ये अभी भी आपके एसेट्स में है, यानी आपने क्या, मैंने क्या कहा था जी, पहले आपके प्रॉफिट बैलेंस शीट में आएगा, एसेट्स में आप क्या हुआ जी, अगेन मैं कह रही हूँ जी, ये आपका जो एडवांस है ये आपके एसेट्स में ही रहेगा, इसका आपने कोई भी कह लें जी पे नहीं किया, या आपको इसके अगेंस्ट कोई भी प्रॉफिट या कोई भी आपको इसके अगेंस्ट सर्विसेज या प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिली। उसने कहा जी इंक्रीज द प्रोविजन फॉर टैक्स अप टू 1 लाख, पहले कितनी है प्रोविजन फॉर टैक्स है 36,000, अब कितनी करनी है, तो उसने कहा जी 1 लाख तक बढ़ानी है, 1 लाख तक बढ़ानी है, पहले कितनी है 36,000, मतलब मजीद आपने उसको 64,000 इस साल के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करना है। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की पहले अमाउंट थी जी 36,000 जो पिछले साल की थी, उसने कहा जी इसको इंक्रीज कर दें 1 लाख तक, 36,000 पहले की थी, अब कितनी और इस साल बढ़ाएंगे तो लाख हो जाएगी, यानी 64,000। अब आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 64,000 रुपया जाएगा रादर देन 36,000। एक बार फिर समझा रही हूँ, उसने कहा जी ये 36,000 वो थी जो पिछले साल उसने प्रोवाइड की थी। आपकी थर्ड एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है जी इंक्रीज द प्रोविजन फॉर टैक्स अप टू 1 लाख, इस प्रोविजन को 1 लाख तक बढ़ा दें, यानी 1 लाख कर दें इस अमाउंट को, पहले कितनी थी 36,000, उसने कहा जी 1 लाख तक करें, तो 1 लाख में और कितना, मतलब 36,000 में कितना मजीद ऐड करेंगे, तो उसने कहा जी डिफरेंस निकाले, ये 64,000 इस साल की प्रोविजन होगी, तो टोटल प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी बनेगी 1 लाख। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको शायद ज़्यादा से अच्छे से समझ आए। ओके जी, ट्रांसफर 20,000 टू द जनरल रिजर्व अकाउंट, ये कहाँ जाएगा जी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, उसके ऊपर जितनी थी ये तीनों का इफेक्ट कहाँ होगा जी, डेप्रिसिएशन जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस होगी। कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ये भी आपकी बैलेंस शीट में ही रहेगी जी सीधी सीधी। इंक्रीज प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वाली एडजस्टमेंट हमने कहाँ करनी है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद वो कहता है जी देयर वाज अ डिक्रीज ऑफ 20,000 इन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विच इज नॉट रिकॉर्डेड। कहता है जी आपकी इन्वेंट्री में 20,000 का डिक्रीज आया है, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ये वाला स्टॉक जो है ये पहले 2 लाख का था, अब इसमें 20,000 का डिक्रीज आ गया, यानी अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का रह गया है 1,80,000 का। इधर बैलेंस शीट में तो इसमें से माइनस होगा ही होगा ये 20,000। ये जो 20,000 का डिक्रीज आया है ये कहाँ पे माइनस, हमने कहा था जी हर ट्रांजैक्शन के या हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके स्टॉक्स में से या कह लें जी प्रॉफिट में से 20,000 रुपया लेस हो जाएगा। ठीक है जी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये अच्छे से समझ आएगा। कहा जी डिविडेंड इज प्रपोज्ड 15%। अब 15% किसका लेना है जी, 5,000 एट अ रेट ऑफ 15%, यानी आपने 5 लाख का जो है वो 15% ले लेना है, और ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ये कहाँ जाना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देख लेते हैं जी अब हमने कहाँ कौन सी चीज़ पुट करनी है। मैंने इसका स्पेसिमन बना के रखा हुआ है, ये क्वेश्चन अब मैं ऊपर रखूंगी जी ताकि आपको अच्छी तरह से साथ साथ समझ आती जाए। पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे थे। ठीक है जी, सेम वही फॉर्मेट। आप ये ऑर्गेनाइजेशन उसने कहा है जी फॉलोइंग बैलेंस शीट इज फॉर सलमान एंड कंपनी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, कंपनी का नाम लिखना है, और इसमें रिक्वायर क्या है ये भी देख ले। उसने कहा है जी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर सलमान एंड कंपनी। अब इसके फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया, इसका मतलब ये है जी इसने ट्रेडिंग अकाउंट पहले ही बना लिया है। हमने क्या बनाना है अब, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2000। 2023।
31 दिसंबर 2010। ओके जी, इसके पर्टिकुलर्स लिखेंगे यहाँ पे। अमाउंट, ये डेबिट साइड है और ये है उसकी क्रेडिट साइड। ओके जी, जल्दी से लिखते जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, या कहाँ से हमने लिखना शुरू किया था? हमने कहा था जी सैलरीज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएंगे आपकी डेबिट साइड पे सैलरीज, यानी जो चीज़ें अभी आपके एडजस्टमेंट्स में नहीं है पहले हम वो लिख लेते हैं। सैलरीज कितने की थी जी? 1,05,000 की। उसके बाद हैं जी आपके पोस्टेज के एक्सपेंसेस, वो कितने हैं? 2,000। उसके बाद आपके आ जाती है जी ऑडिटर फी, वो कितनी थी? 6,000। फिर आ जाती हैं जी आपकी रिपेयर्स, वो कितने की थी जी? 3,000 की। ठीक है जी, ये हो गई। उसके बाद क्या है आपके पास? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी आपने पे किया है ये। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने का है? 5,000 का। उसके बाद साथ ही साथ उसने कह दिया है जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था 5,000, और ये जो 5% मॉर्गेज डेट जो है 2 लाख का 5% निकालें जी इस साल। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल है या पेड है? 1 मिनट रुक लें जी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज 5,000। ओके जी, ये जो आपके 5% मॉर्गेज डेट्स है ना, या डिबेंचर्स हैं सॉरी, ये 2 लाख का अगर हम 5% निकालें तो ये बनता है जी 10,000। आपने कितना पे किया है अभी तक? 5,000। मतलब आपका 5,000 रुपया अभी आउटस्टैंडिंग रहता है। ठीक है जी, यानी अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस करूं तो 5% ऑन डिबेंचर्स, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, इस पर पूरे साल का आप 5% इंटरेस्ट निकालें तो ये बनता है 10,000 रुपया। उसने कहा जी आपको इस साल में 10,000 रुपया पे करना था, आपने 5,000 पे कर दिया है और 5,000 अभी भी पे करना है। इसको इनर कॉलम में होना चाहिए था, यानी 5,000 प्लस 5,000, ये दोनों वैल्यूज, और इसका टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पे? 10,000। ठीक है जी, अब आपको समझ लग गई होगी होपफुली। यानी आउटस्टैंडिंग मैंने कहाँ से है? उसने कहा जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5% है, 2 लाख का 5% लें तो 10,000। हम कितना पे कर रहे हैं? 5,000। तो अभी 5,000 हमारा पेएबल है या अभी हमने पे करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा इसमें? ट्रेड एक्सपेंसेस आएंगे जी हमारे, जो हमने लास्ट पे लिखे थे। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं 10,000 की। ठीक है जी, अब ये वैल्यूज कुछ इस तरह से लग रही हैं जी। ठीक है, उसके बाद अब हमारी एडजस्टमेंट्स की तरफ आ जाएं जी, जो इधर वाली आपकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही है। अगर इस हिसाब से देखें तो वो कहाँ है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ एक है एडजस्टमेंट, वो है डेप्रीसिएशन ऑन
एसेट। तो वो कहता है जी डेप्रिसिएशन ऑन, अब डेप्रिसिएशन किस किस पे चार्ज होनी थी जी? तीनों एसेट्स पे, बिल्डिंग पे, बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, और साथ ही साथ लास्ट में हमारे पास थे मोटर व्हीकल। ठीक है जी। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी इस साल की? 3 लाख रुपए। और टोटल कॉस्ट कितनी है? उसने कहा है जी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जब हम चार्ज करते हैं जी तो आपने हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे चार्ज करनी होती है डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की वैल्यू थी आपकी, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 10% लेना है जी हमने, तो 4 लाख का 10% लें तो वो आता है जी आपका 40,000। इसी तरह आपने सेकंड फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 10,000 रुपये। 10,000 का 10% लें तो वो आता है आपका 1,000 रुपया। फिर आपने किस पे चार्ज करनी है जी? मोटर व्हीकल पे। मोटर व्हीकल का बैलेंस या कह लें जी कितनी वैल्यू थी? 1,30,000। 1,30,000 का 10% लें तो वो कितना बनता है जी आपका? 13,000। अब हमारी डेबिट साइड कंप्लीट होगी। क्रेडिट साइड पे आ जाएं जी। कौन कौन सी थी? क्रेडिट साइड पे हमारा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस आना था जी, और ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस था 4,30,000। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा जी इस 4,30,000 रुपये में इन्वेंट्री का वो 20,000 भी शामिल है जो कि डिक्रीज हो गया था ड्यू टू एनी रीज़न। हो सकता है जी मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई हो, तो हमने कहा जी माइनस जो है वो क्या है? डिक्रीज इन योर स्टॉक रिड्यूस्ड, यानी ये जो रिड्यूस हुआ है उसका 20,000 रुपया इसमें से माइनस कर दें तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4,10,000। उसके बाद उसे क्रेडिट साइड पे और क्या था जी? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना था वो था आपका डिविडेंड रिसीव्ड, कि आपको डिविडेंड आया था 7,000 रुपये का। तो यहाँ पे मैंने वो लिख देना है जी डिविडेंड रिसीव्ड। अब क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस, मैंने कहा जी ये वो क्वेश्चन था जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल। ठीक है जी। अब यहाँ क्या होगा? हमने डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। दोनों का टोटल करेंगे तो बैलेंस आएगा जी 4,17,000 रुपये। यानी डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा है मुझे ये जो लग रहा है देखने में, और डेबिट साइड पे बहुत कम वैल्यूज़ हैं जी। 1,05,000 है, 2,000 है, 6,000 है, 3,000 है, 10, 10, 40, 1, तो ये हो गया 10 और 10 20 और 40 60 61 62 63 64 और 74,000 में 9,000 और 2,000 11,000 ऐड करें और साथ ही साथ 1,05,000, तो इसका डिफरेंस कितना आता है जी? 4,17,000 में से माइनस करें तो ये आपका आंसर आता है जी 2,27,000। यानी क्रेडिट और डेबिट साइड का डिफरेंस निकाले तो अभी भी आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है जी, डिफरेंस आएगा आपकी डेबिट साइड पे, और ये कितना डिफरेंस है? 2,27,000 का। अब ये वो वैल्यू है जी विच शुड बी या बैलेंस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। 2,27,000 है जी जो अब हमने बैलेंस शीट को चार्ज करने हैं। ये था जी आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाना है। अब चलते हैं जी अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। ओके जी, मज़े की बात, आपका जो इस साल का नेट प्रॉफिट है ये हमने कहाँ कहाँ शिफ्ट करना है? सॉरी, ये बैलेंस शीट में नहीं देना था, हमने ट्रांसफ़र टू, जो इस साल का बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के कहाँ पे भेज दिया जाता है? बैलेंस शीट। यानी ये वाला इस साल का बैलेंस होगा ओपनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट का।
पिछले साल का क्लोजिंग क्या था जी 33,000, ये हमने किसको चाहा। ओके जी, अब आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ, फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाना है। यहाँ आपने सिंपली लिखना है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ आएंगे आपके पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके जी, पिछले साल का जो क्लोजिंग का बैलेंस था वो था आपका, यानी यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो है 33,000। फिर है जी नेक्स्ट आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इस साल का नेट प्रॉफिट हमारा क्या आया है 2,27,000, और वो हमें कहाँ से पता चला जी, आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। 2,27,000 इस साल का ओपनिंग बैलेंस था। अब हमने जो कहा था जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स या कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है जी। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, इसकी डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। क्रेडिट साइड पे यहाँ आपकी ये वाली एडजस्टमेंट, हमने उसका ओपनिंग बैलेंस ले लिया। फिर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक एडजस्टमेंट है जी, जो हमें उसने ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी, वो है जी कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्रीज करनी है अप टू 1 लाख। तो 36,000 की पहले थी, अब हम कितनी इस साल चार्ज करेंगे। सबसे पहले हमारी आएगी प्रोविजन फॉर टैक्स, 36,000 पहले थी, 1 लाख तक हमने करनी है। सॉरी 36,000 पहले थी, तो मतलब इस साल मजीद कितनी देंगे 64,000। उसके बाद है जी उसने कहा ट्रांसफर 20,000 टू द जनरल रिजर्व अकाउंट, आपकी एडजस्टमेंट नंबर 4। तो आपका जनरल रिजर्व का अकाउंट, उसमें कितने पैसे आएंगे जी 20,000 की। फिर उसके बाद आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या उसने कहा जी देयर वाज अ डिक्रीज इन 20,000 इन अमाउंट, नहीं वो हमारा वहाँ जाएगा। उसके बाद था जी डिविडेंड, हाँ जी डिविडेंड इज प्रपोज्ड 15%। तो आपका डिविडेंड प्रपोज्ड कितनी वैल्यू है 5 लाख शेयर्स हैं, और इसका 15% आपने डिविडेंड देना है। कितनी अमाउंट बनेगी जी 5 लाख का 15% लें तो आपका आंसर आता है जी 75,000। यानी इस साल आप जितना डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं दैट इज 75,000। दोनों साइडों का टोटल करें तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है जी, और टोटल अमाउंट आपकी बनती है क्रेडिट साइड की 2,60,000, यानी 2,60,000 रुपये का आपका क्रेडिट बैलेंस है। अब वो कहते हैं जी डेबिट साइड का टोटल करें तो 64,000 प्लस 20,000 प्लस 75,000, और इसको माइनस कर दें आप 2,60,000 में से, तो आपके पास जो बैलेंस बचता है या जो प्रॉफिट एंड लॉस बचता है, अब दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस विच शुड बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। अब है जी, और ये बचेगा आपके पास 1,01,000 रुपया। ठीक है जी, अब हम बैलेंस शीट बना लेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसका जो बैलेंस है उसे ट्रांसफर करेंगे इनटू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसे आपने कहाँ ट्रांसफर करना है, टू द बैलेंस शीट। अब हमारी इधर आती है जी एसेट साइड, और इधर होती है लाइबिलिटीज की साइड। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट वही होगा जी, आपने उसका नाम लिखना है, बैलेंस शीट लिखना है एज ऑन डेट 31 दिसंबर 2010। ठीक है जी, सबसे पहला एसेट जो हमने रिकॉर्ड करना है वो कौन सा है जी, आपकी बिल्डिंग। बिल्डिंग वो कहता है जी कितने की थी हमारी 4 लाख की, उसने यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिया 1 लाख का। 1 लाख डेप्रिसिएशन उसकी पहले की, यानी 1 लाख डेप्रिसिएशन उसकी पहले की है और 40,000 इस साल की है। तो टोटल कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करेगा वो 1,40,000। तो अब अगर आप 4 लाख में से 1,40,000 माइनस करें, अब बच्चे पूछेंगे जी कि मिस ने 1 लाख कहाँ से लिया, तो ये देखें जी
ये बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस है, इस साल उसका बैलेंस ये है। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कॉस्ट प्राइस पे या बैलेंस पे, ठीक है। तो 4 लाख में से 3 लाख रहने का मतलब ये है जी कि 1 लाख रुपया उसकी पिछले सालों की डेप्रिसिएशन थी, इस साल की नहीं। पिछले सालों की डेप्रिसिएशन 1 लाख निकली, इस साल की डेप्रिसिएशन हमने कितनी चार्ज की है उस पर 40,000। टोटल उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, 1 लाख पहले और 40,000 इस साल, तो 1,40,000। तो 4 लाख में से 1,40,000 गया, यानी अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी बिल्डिंग की वैल्यू है 2,60,000, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एसेट है जी फर्नीचर। फर्नीचर पे भी उसने ऐसे किया हुआ था, उसने कहा था जी 10,000 उसका बैलेंस है। अब इस पर डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों की चार्ज हुई थी वो थी 5,000 रुपया, इस साल 1,000 मजीद चार्ज हो गई। तो 10,000 में से 6,000 माइनस किया, मतलब अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके फर्नीचर की वैल्यू रहेगी 4,000 रुपये, ठीक है जी। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वाली आपकी यानी कि मोटर व्हीकल, उसका बैलेंस था कितना 1,30,000। उस पर पिछली कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं थी, तो अब आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है 13,000। तो अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 1,17,000 रुपये, ठीक है जी। यहाँ तक आई थिंक सो ये तीनों एसेट्स क्लियर हो गए। उसके बाद वो कह रहा था जी आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी थी, उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज क्या थी जी 2 लाख रुपया, या स्टॉक्स जो थे आपके वो 2 लाख के थे, उनमें डिक्रीज आया है 20,000 का। तो ये 2 लाख में से 20,000 माइनस करें तो यानी अब आपकी इन्वेंट्रीज या स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कितने के रह गए हैं 1,80,000 के। डेफर्ड कॉस्ट क्या थी जी, यानी जो अब हमारे पास अभी भी है वो आपकी डेफर्ड कॉस्ट हमने यहाँ की थी जी डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स। ये हमारी डेफर्ड कॉस्ट है जी। एक ही बार में इसको मतलब बहुत बड़ी अमाउंट्स हो सकती है। हमने कहा डेफर्ड अमाउंट्स ऐसी कॉस्ट होती हैं या ऐसी अमाउंट्स होती हैं जिनको एक ही दफ़ा एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता हर ईयर्स पे डिवाइड करके या उसे डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर। सपोज हो सकता कंपनी को जो डिस्काउंट दिया हो या कंपनी ने डिस्काउंट दिया वो 40 लाख का हो, अब हर साल वो 4-4 हज़ार करके उसको एक्सपेंस बना रहे हैं और बाकी का जितना रह जाता है वो आपकी बैलेंस शीट में आ जाता है। तो इस साल बैलेंस शीट में कितना आया है जी वो हमने यहाँ लिख देना है। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स कितना है 4,000 का, ठीक है जी। यहाँ हम लिख देंगे 4,000। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके करंट वैल्यूज, वो कितनी है जी, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कुछ और थी, स्टॉक्स की वैल्यू कुछ और है। 1 मिनट रुक जाए, मुझे ना गलती हो गई है, 1 मिनट रुके। ओके जी, आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट की जगह आपने 2,30,000 नहीं लिखना है, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हुई थी। इन्वेंट्री या स्टॉक्स हमारे अब आएंगे जी आपके करंट एसेट्स में, तो यहाँ हम लिखते हैं जी आप इन्वेंट्री थी आपकी 2 लाख की, अब उसकी वैल्यू में डिक्रीज आया कितने का 20,000 का, तो वो हमने यहाँ पे माइनस करना है। आप कितनी वैल्यू रहेगी 1,80,000। उसके बाद आपके जो करंट एसेट्स हैं जी वो हैं आपके सन्ड्री डेटर्स के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है जी, वो हैं 1,40,000 के, ठीक है जी। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट है, उसकी वैल्यू है 86,000, उसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर आपका है जी कैश के साथ भी आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो आ गया आपका 12,000। अब लास्ट पे एक चीज़ रह जाती है जी जो यहाँ पे उसने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बिल्डिंग इज स्टिल इनकम्प्लीट, यानी जो आपने एडवांस दिया हुआ है उसके अगेंस्ट अभी भी आपने कोई काम या कोई भी सर्विस नहीं ली। सो मेक श्योर कि आपका वो जो एसेट है ना एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग वाला, उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 50,000 की। यहाँ पे आके हमारी डेबिट साइड या एसेट साइड कंप्लीट होगी। डोंट वरी अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई चीज़ मतलब नज़र नहीं आ रही या आपको लग रहा है जी कि मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ, तो आई विल शेयर द पिक्चर्स ऑफ दिस लेक्चर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप।
तो आप वहाँ पे आसानी से इसे देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं जी थ्रू दिस लेक्चर या थ्रू दिस रिकॉर्डिंग। अब आ जाएं जी अपनी क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हम यहाँ बना रहे हैं जी, अब मज़े की बात, हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड से नहीं बना रहे, अब हम उसको फिक्स्ड एसेट मेथड से बना रहे हैं। हमने सबसे पहले फिक्स एसेट रखे और फिक्स एसेट से आए हैं करंट एसेट्स या लिक्विड एसेट्स पे। इसीलिए हम लाइबिलिटी साइड पे भी सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, अपना कैपिटल। तो हमारा कैपिटल कितना था जी, दैट वाज 50,000 शेयर 5,000 शेयर्स एट पार ऑफ 100 ईच। तो ये टोटल आपका आ गया 5 लाख रुपए। अब वो कहता है जी 5 लाख का तो आपका शेयर कैपिटल है, इसमें चार्ज करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें कितना प्रॉफिट मिला था जी, 1,01,000 का। वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर देना है, आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे। फिर वो कहता है जी जो आपने 20,000 का जनरल रिजर्व में भेजा है वो भी हमारा लाइबिलिटी है, अभी हमने दिया नहीं है। सो ये वाला जनरल रिजर्व भी आपका बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे ही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा जी 5% मॉर्टगेज डिबेंचर्स जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे। डिबेंचर्स ये हैं 2 लाख के, सो वी आर गोइंग टू राइट 2 लाख राइट देयर। उसके बाद आपकी जितनी प्रोविजंस थी जी वो सब आपने यहीं पे लिखनी है जी। आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स थी वो कितनी है इस साल की, अब आपने इस साल की नहीं लिखनी, उसने कहा जी इस पूरे साल की कितनी होनी चाहिए थी प्रोविजन फॉर टैक्स। उसने कहा जी कितनी थी, उसने कहा 36,000 हमारी पहले थी, इस साल मज़ीद हमने 64,000 और दी है, तो कितनी हो गई, 1 लाख। अब यहाँ जाके आपको समझ आएगी जी कि ये 1 लाख कैसे बनी। प्रोविजन फॉर टैक्स में हमने कहा जी 36,000 हमने पहले से उसे दिया हुआ था, 64,000 हमने मज़ीद दे दिया, तो दैट विल बी 1 लाख। उसके बाद हैं जी आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी जी, 82,000। फिर आगे आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग जो था, ठीक है जी, हमने अभी पे नहीं किया, तो वो कितना था, वो भी अभी आपकी लायबिलिटी है, वो है आपका 5,000। अब ये कहाँ से आया था जी, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा था कि अभी हमारा पेएबल है। उसके बाद आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिविडेंड प्रपोज्ड है जी, या प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है, 75,000, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है जी। ये होगी डेबिट और क्रेडिट साइड कंप्लीट। दोनों साइडों का टोटल कर लेते हैं बारी बारी। 5 लाख प्लस 1 लाख 1,000, 6 लाख 1,000 हो गया। ओके जी, इसको टोटल करें तो इनका टोटल बनता है 10,83,000। और आपकी डेबिट साइड का टोटल करें तो वो मैंने पहले से करके रखा हुआ था जी सोल्यूशन में, तो ये भी बनता है आपका 10,83,000। यानी आपकी बैलेंस शीट की भी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हैं। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम थी, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने ये प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व करनी है। आई विल मेक श्योर कि मैं इसकी पिक्चर्स आफ्टर अपलोडिंग द लेक्चर मैं आपको फ़ौरन से व्हाट्सएप में या ग्रुप में सेंड कर दूं, ताकि आप लोगों को समझने में या लेक्चर को सुनने में आसानी हो। आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें, लैपटॉप पे ओपन कर लें, या इसको फ़ोन पे ओपन करके रखें, और या इसके प्रिंट निकाल लें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपने लिए, मेरे लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दे, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और हमें भी आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ दे। इशफाक अहमद ठीक कहते थे, अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी के लिए मुश्किल भी ना बने। सो ये दुआ सबसे बेहतर है जी कि आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अल्लाह ताला को आप कर दें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन। और अगर कोई भी क्यूरीज या प्रॉब्लम्स हो तो लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।